आज हमारा विषय रहेगा विद्युत फ्लक्स। ओके, विद्युत फ्लक्स क्या है और विद्युत फ्लक्स के गुणधर्म क्या क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लास्ट क्लास में हमने विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। विद्युत फ्लक्स भी कुछ हद तक विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जुड़ा हुआ टॉपिक ही है। ओके, विद्युत फ्लक्स का क्या महत्व है, तो वास्तव में विद्युत फ्लक्स की उपयोगिता यह है कि विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र का परिमाण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण दर्शाता है। ओके, अच्छा, विद्युत फ्लक्स होता क्या है वो हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो विद्युत फ्लक्स बेसिकली किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और विद्युत फ्लक्स को किससे दर्शाते हैं? फाई से। तो विद्युत फ्लक्स को हम एक शब्द में यदि बोलना चाहे तो क्या कह सकते हैं? विद्युत फ्लक्स बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही होती हैं। विद्युत फ्लक्स क्या होती है? वास्तव में विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही होती है। लेकिन कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं? जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत गुजरती है, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो लेट अस सी, हम लोग इसको देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स को किस किस प्रकार से अलग अलग स्थितियों में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो मैं कुछ चित्र बनाने वाला हूं, वहां से हमें क्लियर होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक, तो आप देखें, मैंने ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और एक पृष्ठ है वाईजेड प्लेन में स्थित। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये वाईजेड प्लेन में वाईजेड तल में प्लेन स्थित है या पृष्ठ स्थित है। ठीक है, अच्छा, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तव में इस पृष्ठ के तल के क्या हैं? लंबवत गुजर रही हैं। सही, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत गुजरती हैं, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर फाई में ई सदिश योगदान कर रहा है, क्योंकि ई सदिश ही पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। ठीक है, अच्छा, अभी हम एक और स्थिति लेते हैं। मान लो विद्युत क्षेत्र तो ऐसा ही है, विद्युत क्षेत्र तो इसी प्रकार से है, ऐसा ही। ठीक है, लेकिन इस बार पृष्ठ को मैं थोड़ा इस प्रकार की स्थिति में रख देता हूं। ऐसा रख दिया है मैंने पृष्ठ को। अब आप देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत फ्लक्स में योगदान नहीं कर रही हैं। सही है, ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत फ्लक्स में योगदान नहीं कर रही हैं। ये विद्युत क्षेत्र फाई नहीं बनाएगा। फिर कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी जो फाई में योगदान करेंगी, विद्युत फ्लक्स बनाएंगी? सही है, तो ऐसी स्थिति में हमें इस ई वेक्टर का वो घटक लेना होगा जो पृष्ठ के तल के क्या हो? लंबवत हो। हमें ऐसा विद्युत क्षेत्र का घटक लेना होगा जो पृष्ठ के तल के क्या हो? लंबवत हो। तो आप देखें, ये लाइन जो है ये पृष्ठ के तल के क्या है? लंबवत है। तो हम यदि ई का इधर घटक बांटेंगे तो ई का इधर कौन सा घटक आएगा? ई कॉस थीटा। इधर कौन सा घटक आएगा? ई कॉस थीटा। और इधर कौन सा घटक आएगा? इसके तल के समांतर कौन सा घटक आएगा? ई साइन थीटा। तो हम कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को फ्लक्स कहेंगे? यहाँ पर ई वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को नहीं, बल्कि ई कोस थीटा वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी जो पृष्ठ के लंबवत गुजर रही होंगी, उनको हम लोग फ्लक्स कहेंगे। सही है, तो हमें कुछ आइडिया मिलता है यहाँ से विद्युत फ्लक्स के बारे में। अब मैं एक और डेफिनेशन यहाँ पर बता देना चाहता हूँ ताकि उससे हम इस टॉपिक को जोड़ कर देख सकेंगे। ठीक है, तो एक हेडिंग है, अब देखें, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसी राशि होता है? सदिश राशि होता है। किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसी राशि होता है? सदिश राशि होता है। ठीक है, अब सदिश है तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। किधर होती है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। देखो, मैंने इधर एक तल बनाया है। कौन सा तल बनाया है मैंने? वाई जेड तल बनाया। इधर वाई अक्ष है और इधर जेड अक्ष है। सही, मैंने ये जो तल है ये कौन सा तल बनाया? वाई जेड तल बनाया। ठीक है, अब मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई है L
वाइजर तल में स्थित इस पृष्ठ की भुजा की लंबाई l है और ये वाली भुजा जो है इसकी लंबाई कितनी है b। तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि यह एक आयत है तो क्या हो जाएगा l इंटू बी। क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, इसका परिमाण क्या हो जाएगा l इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन मैंने क्या बोला कि क्षेत्रफल जो है वो कैसी राशि होता है, सदिश। तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो आप देखिए यदि ये पृष्ठ वाइजर तल में स्थित है तो क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। मतलब वाइजर तल में स्थित पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल की दिशा x दिशा में होगी, क्योंकि x अक्ष ही वाइजर तल के लंबवत होता है। तो यहाँ पर a वेक्टर की दिशा यदि बतानी है तो मैं एक अंक सदिश क्या लगाऊंगा, इस पृष्ठ के लिए a सदिश x दिशा में है, तो यदि एकांक सदिश लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, आई कैप लगाऊंगा। सही। तो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश होता है और क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के किधर होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे यहाँ पर यदि पृष्ठ वाइजर तल में है तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर है, आई कैप के अलोंग, यानी एक्स अक्ष के अनुदिश रहेगी। ओके, जैसे मैं इधर देखूं, मेरा ये हाथ है, इसके क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, हाथ के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इस तरफ, यदि मैं इस तरफ की बात करूं तो क्षेत्रफल की दिशा होगी इधर। ओके, और इसके विपरीत तरफ की बात करूं तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, इस तरफ, लेकिन होगी पृष्ठ के तल के लंबवत। ओके, होगी पृष्ठ के तल के लंबवत। यदि यहाँ पर वाइजर तल में पृष्ठ है तो क्षेत्रफल एक्स दिशा में होगा। और आप लोग समझ गए होंगे, यदि पृष्ठ कौन से तल में है, एक्स वाई तल में है, तो एक्स वाई तल में पृष्ठ है तो क्षेत्रफल एक्स वाई तल के लंबवत मतलब जेड दिशा में होगा। सही। और इसी तरह यदि पृष्ठ कौन से तल में हो, एक्स जेड तल में हो, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, वो आप लोग खुद से सोचेंगे। ओके, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आप लोग यदि आप लोग यहाँ तक पहुँचते हैं तो एक्स जेड की दिशा आप लोग बता पाएंगे कि क्या होगी, और ये दिशा आप लोग जो हमारा वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत ही थोड़े समय के लिए देखा है। बच्चों, मैं आपको कहता हूं कि वास्तव में यदि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप लोगों का सिलेबस पीछे रह जाएगा और आप लोग और बहुत सारे बच्चों से पीछे रह जाएंगे। सही। तो कभी कभी हमें संघर्ष करना होता है और हमें जो मिलता है उसी को लेकर आगे बढ़ना होता है। सही है। तो अभी आपके लिए ऑनलाइन माध्यम में ही पढ़ाई करना उचित है। ठीक है। तो अब आप देखें, यहाँ पर एक्स जेड की दिशा आप लोग बताएंगे। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर होगा, अभी मैंने बताया पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। तो इस पृष्ठ के लिए लंबवत बाहर की ओर मतलब इस तरफ। ओके, ठीक है, इस तरफ होगा, मतलब ए सदिश की दिशा होगी इधर। ठीक है, ए सदिश की दिशा होगी इस तरफ, और यहाँ पर क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, पृष्ठ के तल के लंबवत, मतलब ए सदिश की दिशा इस जगह पर इस तरफ होगी, इधर पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर। सही। तो यहाँ पर फ्लक्स को किस तरह से लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स को किस प्रकार से लिखेंगे। एक्चुअली फ्लक्स वास्तव में हमने परिभाषा क्या लिखी, पृष्ठ के तल से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। सही मायने में हमने यही डेफिनेशन क्यों लिखी, हमें विद्युत फ्लक्स के लिए लिखना चाहिए वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुदिश हों, उनको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो वास्तव में फ्लक्स E और E की दिशा में जो A है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, उन दोनों का गुणा होता है, या फिर A और A की दिशा में जो E का घटक होता है उन दोनों का गुणा फ्लक्स बनता है। मतलब यहाँ पर फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, क्योंकि E भी A की दिशा में ही है, तो यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा E इंटू ए। यहाँ पर फाई क्या हो जाएगा, E इंटू ए। अच्छा, इस पृष्ठ के लिए देखें हम लोग, तो आप देखें इधर मैंने क्या बोला, फ्लक्स पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होता है। तो वास्तव में यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मतलब E cos थीटा।
पर ई cos थीटा ई क्यों लेना हमें, क्योंकि ई cos थीटा ही है जो क्षेत्रफल के अनुदिश है, और हमें क्षेत्रफल और क्षेत्रफल की दिशा में जो विद्युत क्षेत्र है उसका गुणा करना है फ्लक्स निकालते समय। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फाई बराबर ई cos थीटा इंटू ए। फाई बराबर क्या लिखना है, ई cos थीटा इंटू ए लिखना है। ओके, तो अब हमें एक जनरल फॉर्मूला मिलता है विद्युत फ्लक्स का कि यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल हो ए वेक्टर और विद्युत क्षेत्र हो ई वेक्टर और ए और ई के बीच में कोण कितना हो, थीटा डिग्री कोण हो, तो फाई बराबर क्या आएगा, ई ए cos थीटा। फाई बराबर क्या आएगा, ई ए cos थीटा। और ई ए cos थीटा वास्तव में कुछ ऐसा ही तो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी cos थीटा। तो ई ए cos थीटा को ए बी cos थीटा के जैसा क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाई बराबर लिख सकते हैं ए बी cos थीटा को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो फाई बराबर ई ए cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही सोचा, वेरी गुड। तो फाई बराबर लिख सकते हैं, इसके हिसाब से क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो हम क्या लिखेंगे कि फाई ई वेक्टर व ए वेक्टर का एदिश गुणा होता है, एदिश गुणा के बराबर होता है। विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के एदिश गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में फ्लक्स इस प्रकार से मिलेगा, यहाँ पर E इंटू ए फाई और यहाँ पर E cos थीटा इंटू ए बराबर फाई होगा। यदि ऐसी कोई स्थिति हो, ये कोई पृष्ठ है और इसमें ये कोई अल्पांश है, इसमें ये कोई अल्पांश है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ds, सही है, और विद्युत क्षेत्र है इधर E वेक्टर, सही, और पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर है, इस तरफ। क्षेत्रफल को इस बार मैं किससे लिख रहा हूँ, ds से, ओके, थीटा। इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, ds वेक्टर, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र है E। अब आप एक चीज नोटिस करें भाई, बड़ा पृष्ठ होगा तो बड़ा ज्यादा विद्युत फ्लक्स निकलेगा, अल्पांश होगा तो कम विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो अल्पांश के लिए इसके लिए फ्लक्स कितना निकलेगा, अल्प फ्लक्स। तो ds क्षेत्रफल है तो d फाई बराबर क्या लिख दूंगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, विद्युत क्षेत्र सदिश डॉट क्षेत्रफल सदिश। ओके, ये तो अल्पांश के लिए मिला हमें, सही है। संपूर्ण का ज्ञात करने के लिए क्या कर देते हैं हम, अल्पांश का समाकलन कर देते हैं। तो फाई बराबर समाकलन डी फाई, ओके, या समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, बोलो सही। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। तो अब देखो सारा जो चित्र है वो हमने फाइनलाइज कर लिया है। देखो मैं एक बार रिकैप लेता हूँ, पहले मैं क्षेत्रफल सदिश के बारे में बातें कर देता हूँ कि क्षेत्रफल किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल वास्तव में सदिश होता है, याद रखना आपको। और ये सदैव पृष्ठ के तल के लंबवत किधर होता है, बाहर की ओर। जैसे इधर आप देखें, यदि XY प्लेन में है, यदि पृष्ठ XY तल में है तो जो क्षेत्रफल सदिश है वो XY तल के लंबवत मतलब Z दिशा में होगा, सही है। या YZ तल में है तो क्षेत्रफल किधर होगा, X दिशा में होगा, सही। फ्लक्स का उपयोगिता क्या है, फ्लक्स वास्तव में विद्युत क्षेत्र का परिमाण व्यक्त करता है, सही है। और विद्युत फ्लक्स क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, अर्थात विद्युत फ्लक्स बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं ही होती हैं। पर कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जो विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से लंबवत गुजरती हैं, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि फ्लक्स को किस तरह से फॉर्मुलाइज करते हैं, फॉर्मूला किस तरह बनाते हैं उसका। तो देखो ये पृष्ठ है, ओके, और इधर विद्युत क्षेत्र है जो इस पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर निकल रहा है। तो इन्हीं क्षेत्र रेखाओं को क्या कह देंगे, फ्लक्स। और इस जगह पर देखेंगे तो ई वेक्टर तो माना कि पृष्ठ के लंबवत नहीं गुजर रहा है, लेकिन ई वेक्टर का घटक तो लंबवत गुजर रहा है ना, ई cos थीटा तो लंबवत गुजर रहा है ना। तो यहाँ पर तो फ्लक्स है ई, और यहाँ पर फ्लक्स कौन है, ई cos थीटा है। यहाँ पर फ्लक्स कौन है, ई cos थीटा, सही है। तो फाई बराबर क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं, मतलब पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुदिश गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुदिश गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कहलाती हैं, विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स ई और ए के गुणा के बराबर होता है। शर्त क्या है कि ई और ए एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो ई तो एक ही डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन ई का घटक है एक ही डायरेक्शन में,
तो यहाँ पर ई cos थीटा इंटू ए आएगा। तो यहाँ पर विद्युत फ्लक्स में योगदान कौन कर रहा है? ई cos थीटा कर रहा है। और अल्पांश के लिए फ्लक्स किस प्रकार से लिखा जाता है? अल्पांश के लिए लिखा जाता है डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ओके, और संपूर्ण का ज्ञात करने के लिए इसका क्या कर देते हैं हम लोग? समाकलन कर देते हैं, तो हमें कुल फ्लक्स प्राप्त हो जाता है। सही है, तो ये सारी रामायण किसके बारे में है? विद्युत फ्लक्स के बारे में है। अब विद्युत फ्लक्स के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट भी देखने वाले हैं। सही, तो थोड़ा सा मैं मिटाता हूं इसको, ये क्षेत्रफल वाली बात है, इसको मैं मिटा देता हूं इधर से। ओके, और फिर हम लोग फ्लक्स के बारे में और कुछ अच्छी बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्योंकि विद्युत फ्लक्स जो है वो विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के कैसे गुणा से मिलता है? अदिश गुणा से मिलता है। तो विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि बेटा? अदिश राशि है। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अच्छा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या बन जाएगा यहाँ से? विद्युत फ्लक्स का मात्रक बन जाएगा, देखो आपको पता है विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्षेत्रफल, मतलब E इंटू ए। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, ये भी मात्रक है किसका? विद्युत फ्लक्स का। सही है, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, देखो विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है कि नहीं होता? अच्छा, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक ये भी आ जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। और जनरली हम फ्लक्स के लिए ये मात्रक भी यूज करेंगे। सही है, दोनों यूज करते हैं पर ज्यादातर वोल्ट इंटू मीटर लिखेंगे हम लोग। सही है, तो ये विद्युत फ्लक्स का क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं? विमीय सूत्र की। अब विद्युत फ्लक्स का क्या निकालेंगे? विमीय सूत्र निकालेंगे। तो देखो फ्लक्स का सूत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होगा? m1 l1 t-3 a-1। और क्षेत्रफल के लिए क्या लिख देंगे बेटा? L2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? L2 लिख देंगे। तो इधर आ जाएगा m1 l1 2 l3 और t-3 a-1। ये क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र हो जाएगा बेटा। सही है कि नहीं? तो हमने फ्लक्स के दिशा की बात, मतलब अदिश से सदिश से ये बातें की, मात्रक की बात की और विमीय सूत्र की बात की। अब कुछ अन्य बातें लिखते हैं। देखो यहाँ पर कुछ अन्य बातें हम लोग लिखने वाले हैं। सही है, तो आप देखो इधर मैं ये सब चीजें यहाँ से मिटाने वाला हूँ। यहाँ से ये मैं सब मिटा रहा हूँ, आप लोग क्योंकि इतनी देर से ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, है ना। चलो आगे की बातें करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी ना कि फाई जो है ना, फाई बराबर किसके होता है? ई ए कॉस थीटा के है। फाई बराबर किसके है? ई ए कॉस थीटा। मतलब फाई ई वेक्टर और डी एस वेक्टर, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। फाई किस पर डिपेंड करता है? ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है, मतलब थीटा पर डिपेंड करता है। ओके, अतः फाई जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। फाई धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो आप देखो यदि थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू क्या होगी? cos 0 की वैल्यू होगी 1। और cos 0 की वैल्यू 1 कैसी होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है? cos की 1 मैक्सिमम वैल्यू है। तो फाई की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी? ई ए होगी। और ये भी कैसी होगी? मैक्सिमम। और ये कैसा मान मिलेगा? पॉजिटिव। सही। अच्छा, यदि थीटा 180 डिग्री है तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। और ये भी कैसा वैल्यू है? एक्चुअली cos का -1 वैल्यू वैसे तो मिनिमम होता है, ठीक है, मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं लिखूंगा। फाई ये भी होगा मैक्सिमम लेकिन माइनस ई ए। सही ना, मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पर प्लस और माइनस ये बता रहा है कि फ्लक्स कैसा है, फ्लक्स की प्रकृति बताता है इधर। बच्चों याद रखना, थीटा बराबर 0 डिग्री या थीटा बराबर 180 डिग्री दोनों स्थितियों में फ्लक्स अधिकतम होगा। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह क्या बताता है? मैक्सिमम मिनिमम नहीं, दोनों में ही मैक्सिमम है। बस फर्क क्या है? ये फ्लक्स की प्रकृति को बताता है, प्लस या माइनस चिन्ह। अभी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सही। थीटा बराबर 90 डिग्री पर cos 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 डिग्री 0 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 बराबर 0 तो फाई बराबर भी 0। और इनफैक्ट फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। फ्लक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो अब इसको यहाँ पर देखे, मैं सारे एंगल्स के बारे में बताने वाला हूँ। आप देखना यहाँ से, मान लो ये वाई जेड तल में कोई पृष्ठ है,
मैं छोटा सा चित्र बना रहा हूं लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, आई होप सो। सही है। ये वाइजर तल में मैंने एक पृष्ठ रखा और विद्युत क्षेत्र है इधर, विद्युत क्षेत्र है इस तरफ। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इधर ही है, मतलब मैं इस तरफ की बात करूं, पृष्ठ ये मान लो पृष्ठ ऐसा है, देखो बेटा पृष्ठ इस प्रकार का रखा है इधर, और मैं मेरे साफ वाले हाथ की तरफ की बात कर रहा हूं ना, ठीक है ना, ये जो ये इस तरफ वाले हाथ की बात कर रहा हूं, तो इसका क्षेत्रफल होगा इधर ही। तो इस स्थिति में इस तरफ, इस पृष्ठ के इधर की बात करूं तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और इस तरफ फाई क्या मिलेगा, धनात्मक। तो फाई धनात्मक मिलेगा, इसका मतलब क्या है, ये जो फाई है ये कैसा फाई है, कैसा फ्लक्स है, निर्गत फ्लक्स है। ये कैसा फ्लक्स है भाई, निर्गत फ्लक्स। तो यदि फ्लक्स धनात्मक है, तो यदि फ्लक्स धनात्मक है तो वो कैसा फ्लक्स होगा, निर्गत फ्लक्स होगा। सही। और यदि हम दूसरी स्थिति की बात करें तो जैसे मान लो हम इस तरफ की बात करें, मैं इधर ही बनाता हूं चित्र, यदि मैं इस तरफ की बात करूं तो बेटा क्षेत्रफल तो इधर ही होगा, ए वेक्टर तो इधर होगा, इस तरफ इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल दूसरी तरफ होगा, इस साइड में है ना। यदि मैं यो खड़ा होता हूं तो बाईं तरफ होगा। सही। ओके, तो इस साइड का क्षेत्रफल इधर होगा, लेकिन बेटा विद्युत क्षेत्र तो एक ही दिशा रहेगी विद्युत क्षेत्र की, तो सही कि नहीं। तो यहाँ पर ई और ए के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। 180 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव फ्लक्स होने का क्या अर्थ है, नेगेटिव फ्लक्स होने का, देखो नेगेटिव फ्लक्स होने का अर्थ क्या है, इधर से फ्लक्स एंटर कर रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है। मतलब यदि फ्लक्स धनात्मक है तो फ्लक्स निकलने वाला है, निर्गत फ्लक्स है। और यदि फ्लक्स मतलब यदि फ्लक्स नेगेटिव है, इसका मतलब है फ्लक्स एंटर कर रहा है पृष्ठ में। तो फाई निवेश मतलब नेगेटिव होने का मतलब है फ्लक्स कैसा है, प्रवेशित फ्लक्स है। कैसा फ्लक्स है, प्रवेशित फ्लक्स है। तो बेटा मैं एक बहुत खास बात बता देना चाहता हूं, यहाँ पर फाई बराबर क्या होता है, ई कॉस थीटा। तो थीटा वास्तव में यदि ये पृष्ठ है, यदि ये पृष्ठ है और ये पृष्ठ का तल है, ये डॉट डॉट लाइन पृष्ठ के तल को बताती है, तो विद्युत क्षेत्र मान लो इस तरफ है, ई वेक्टर, पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा इधर, पृष्ठ के तल के लंबवत, पृष्ठ के तल के लंबवत। सही है। तो वास्तव में थीटा ई और ए के बीच कोण होता है। सही। कभी आपको तल और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण दे दिया जाए ना, तल और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण दे दिया जाए तो वो कितना होगा, वो होगा कितना, 90 माइनस, ये कितना है, 90 माइनस थीटा है। ये वाला कोण कितना है, 90 माइनस थीटा है। यदि ई और ए के बीच थीटा कोण है। ये था विद्युत फ्लक्स। ओके, अब हम लोग अगली क्लास में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। उसके लिए दो अप्रोच हम देखने वाले हैं। एक अप्रोच का नाम क्या है, सतत आवेश वितरण, और दूसरी परिकल्पना क्या है, गाउस का नियम। दोनों नियम ही विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में हेल्प करते हैं। हम दोनों नियमों का ही परिचय प्राप्त करेंगे, दोनों नियमों के एक एक अनुप्रयोग तो देखने वाले ही हैं। ओके, अच्छा, ये सब बताने के बाद मैं एक बहुत जरूरी बात भी करना चाहता हूं आपके साथ में। बच्चों, मैं देख रहा हूं कई दिनों से कि आप लोग वीडियो को बहुत ही थोड़े समय के लिए देखते हैं। ओके, आप लोग केवल बस उसका अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसा पढ़ा रहे हैं, बस बात खत्म। आप लोग जज करते रहते हैं टीचर को, ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप लोगों को यदि वास्तव में अपना समय बचाना है तो आपको रेगुलर क्लासेस लेनी होंगी। पीडीएफ क्लास जो भेजी जाती है उसे नोट करना होगा रेगुलर बेसिस पर, ठीक है ना, तभी आपका समय बच सकता है। अदरवाइज देखो, अभी सितंबर में बाई चांस स्कूल खुल भी सकती है और नहीं भी खुले, ठीक है। यदि सितंबर में भी खुलती है तो फिर दिवाली की छुट्टी आ जाएंगी, फिर हाफ ईयरली आ जाएगी, फिर ईयरली एग्जाम आ जाएगा। मतलब समय ना के बराबर बचा है। हम लोगों को पता भी है ना, आप लोग अपने भाई बहन से पता लगा सकते हैं जिन्होंने 12वीं पास किया है कि अक्टूबर नवंबर में आते आते सिलेबस खत्म हो जाता है वैसे नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन अभी हम सितंबर में तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यदि हम लोग ऑफलाइन चालू करेंगे तो। सही है। तो ऑफलाइन का कोई माध्यम नहीं है, हमें ऑनलाइन पर ही पढ़ाई करनी चाहिए। ओके, हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन आप लोग रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे ये सब समझ में आने लग जाएगा। सही है। और फिर भी यदि कोई क्वेरी है, कोई भी परेशानी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपने टीचर्स को या अपने डायरेक्टर सर को बता सकते हैं।